आप सबको आज से जो नवरात्रि शुरू हुए, नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ आपको एक निमंत्रण भी। 25 तारीख को हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर वर्ष सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार इसका आयोजन हमने भिवाड़ी में रखा है, तो आप सबको उसके लिए निमंत्रण भी, सबको निमंत्रण भी। और उसके साथ साथ आज जिस ढंग से प्रदेश के हालात हैं, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने बढ़े हुए भ्रष्टाचार पे रोक लगाई है, जो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे थे, हम लगातार 3 वर्ष से उन गड्ढों को पूरने में लगे हुए थे। लेकिन जो तथ्य है और जो जानकारियां हमारे पास आई, उससे लगता है कि वो गड्ढे और ज़्यादा गहरे हो गए। वो गड्ढे भरे नहीं गए, भरने की बजाय उन गड्ढों को और ज़्यादा गहरा कर दिया गया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली दफा इस किस्म का भ्रष्टाचार देखा है जो सामने नजर आता है, जिसमें मतलब कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं। किस तरह से आज सत्ता में, सरकार में बैठे लोग जो है सरकारी पैसे को भी लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण बता देता हूं। पंचायत डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, आजकल गांव में गलियां बना रही है, गांव में बेंच लगा रही है। जो गली पहले से बनी हुई थी, उन गलियों को दोबारा उखाड़ करके, जिसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पहले से गलियां बनी हुई है, नालियां बनी हुई है, जहाँ किसी ने डिमांड नहीं करी है, वहाँ पे भी गलियों को उखाड़ा जा रहा है। और उखाड़ करके वहाँ नई इंटरलॉकिंग वाली जो है टाइल्स लगा करके उन गलियों को बनाया जा रहा है। और मैंने पता किया, जो फैक्ट्रियां बनाती है उनमें मैक्सिमम फैक्ट्री आज ऐसी है, पिछली सरकार में जो फैक्ट्रियां थी उन्हीं फैक्ट्रियों के साथ इनके एमएलए ने अपनी हिस्सेदारी रख ली। टोहाना के अंदर 6 फैक्ट्री हैं इस तरह की, 6 से 7 हैं। और सातों की सातों फैक्ट्रियों में इनके पार्टी के अध्यक्ष की हिस्सेदारी है। वो तो बोल के बताते हैं सामने से। अगर कोई जाकर के पता करे, पूछे कि भाई आपके कौन कौन पार्टनर है, तो सबसे पहला नाम सुभाष बराड़ा का लिया जाता है। इसमें 3 साइज बनते हैं। एक साइज बनता है 40 mm का, एक 60 mm का, एक 80 mm का। जो ये गलियों में लगाते हैं वो 60 mm की टाइल्स लगा रहे हैं। और एक टाइल जो कॉस्ट करती है वो करती है 7 रुपये, 7 से 7 रुपये 25 पैसे। अगर अच्छा मटेरियल लगाओ तब। और उसी टाइल को ये जब पंचायत के डिपार्टमेंट के पास जाती है, जब वो लगती है, जा करके लगाते हैं, तो उस टाइल की कॉस्ट ये करते हैं 13 से 14 रुपये। मतलब एक टाइल के अंदर कमीशन के रूप में 6 से 7 रुपया ये लोग खा रहे हैं। इसी तरह पंचायतों में बैठने के लिए बेंच लगाए। आप किसी भी सड़क से जाते हो तो आप देखोगे कि गांव में घरों के आगे बेंच बने हुए हैं।
और वो बेंच जो है कोस्ट करता है। मैंने स्वयं जा करके बेंच बनाने वाली फैक्ट्री में इस बात का पता किया कि इस बेंच की कोस्ट क्या है, तो 1900 से 2200 रुपया कोस्ट करती है। और ये उसी बेंच को जो है 4800 रुपये से लेकर के 5300 रुपये तक लगाते हैं। मतलब उसमें भी रेट अलग अलग है, कहीं 4800 में लगाते हैं, कहीं 49 में, कहीं 5000 में, कहीं 5100, कहीं 5200, कहीं 5300, अलग अलग रेट में लगाने का काम करते हैं। मतलब ऐसा भ्रष्टाचार, आप जब खुद जाओगे गांव में, आप जब खुद जाकर के किसी फैक्ट्री वाले से पता करोगे तो लगेगा कि आज वाकई जो पुरानी कहावतें थी वो सही साबित हो रही है। पहले कहते थे बोले अंधा पिस्सर कुत्ता खावे, आज ये हालत है हमारे प्रदेश की। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हो सकता। इसी तरीके से माइनिंग के मामले में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, हमने ये तो सुना है कि डायरेक्टर माइनिंग के पास जाकर के लोग एप्लीकेशन लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे लीज दी जाए। ये एक पहली दफ़ा ऑर्डर है कि मुख्यमंत्री को जाकर के कंपनी ने, जो कंपनी अभिमन्यु की है, एलिजिबल भी नहीं थी और वो कंपनी एलिजिबल भी नहीं थी, उस कंपनी ने सीधे मुख्यमंत्री को दरखास्त दी और मुख्यमंत्री ने उसको क्लियरेंस दे करके नीचे डिपार्टमेंट को कह दिया कि इनको माइनिंग के लिए जगह अलॉट कर दी जाए, लीज दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में भी साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने जो ऑर्डर किया इस माइनिंग्स के लिए वो गलत है, मुख्यमंत्री को अधिकार ही नहीं है। मतलब किस तरह से सरकार के अंदर अपनी मनमर्जी से रोज नए नए आदेश पारित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्ष से लगातार हम आप लोगों के बीच में एक बात कहते रहे कि धान का जो घोटाला है, धान में जिस तरह से किसान की जेब पे डाका डला है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज भी आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि जो एलिगेशंस मैंने लगाए हैं इनकी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए और हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये सरकार तो अपने खिलाफ क्यों इंक्वायरी करेगी, इसलिए सारे इशू को लेकर के हम पहले तो लोकायुक्ता के पास जाएंगे, हम उनको कंप्लेंट देंगे सबूत के साथ कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जो सेशन आए उस सेशन में डिमांड करेंगे कि इन चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी भी ऐसी एजेंसी से हो जो हमारे नहीं, यहाँ की सरकार के अंडर नहीं, जो बाहरी एजेंसी हो, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार का और एक मामला मेरे सामने आया, कौशल्या डैम, आज के अखबारों में भी उसके बारे में छपा हुआ है, लेकिन हमने इस इशू को बहुत पहले भी उठाया था और अब तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई। किस तरीके से पिछली जो सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जब इस डैम को बनाने की बात थी, पहली बात तो यहाँ डैम की ज़रूरत भी नहीं थी। डैम की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि यहाँ पे पानी, चलो ये कोई नया मंगवा लो भाई अपनी। यहाँ ये जो पानी जो डैम बनाया गया, पहली बात तो यहाँ पे इतना बारिश का पानी भी नहीं आता कि इस डैम की यहाँ कोई ज़रूरत पड़ती, ना इससे कभी कोई आज तक फ्लड आया और ना इतना पानी आज तक यहाँ इकट्ठा हुआ कि जिसकी वजह से कल को कोई बिजली का उत्पादन हो जाए
या कोई लोगों के पीने के पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। रेगुलर बारिश होती नहीं है, इसकी वजह से पानी है नहीं। इस पे पहली जो कॉस्ट रखी गई थी, जब बनाने की बात आई थी, तो 51 करोड़ और 37 लाख रुपया रखी गई थी, और इसकी कॉस्ट फिर बढ़ा करके 118 करोड़ कर दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। और फिर बेवजह इस पे पैसा खर्च करके केवल अपने चाहते लोगों की ज़मीनों की कीमत बढ़ जाए, जो वहाँ डेवलपर थे, जो वहाँ पे फ्लैट्स बना रहे थे, अलग अलग जो कंपनियाँ थी, जो हुड्डा के चाहते लोग थे, उनको कैसे लाभ मिल सके, उसके लिए उसके ऊपर दोनों साइड में 12-12 मीटर की जो सड़कें बननी थी, उन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के नाम के ऊपर इसी प्रोजेक्ट को जो है 180 करोड़ में तब्दील कर दिया। 130 करोड़ रुपया जो है इसके ऊपर नाजायज़ तौर पे खर्च कर दिया गया। खर्च तो 180 का 180 खर्च है। इसकी जब विजिलेंस इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी के अंदर पूर्ण रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी मान लिया। सरकार इंक्वायरी कराती है, दोषी मानती है। किसी को आप दोषी करार दे दोगे, किसी को आप दोषी मान लोगे, तो सबसे पहले उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR लॉन्च करने की बजाय केवल उनको दोषी मान लिया गया। तो 100% मतलब एक दोषी व्यक्ति को बचाने का एक प्रयास है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये लोग आपस में मिल कर के, पहले 10 साल कांग्रेस वालों ने लूटा, अभी 3 साल में इन्होंने बर्बाद किया है। सारी चीज़ें सामने आ गई, इंक्वायरी होगी तो फिर उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं, FIR होनी चाहिए तुरंत। इसके साथ साथ आज भाजपा की सरकार का एक नारा था। भाजपा वाले कहते थे कि महंगाई पे अंकुश लगाएंगे। आज महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं आज आसमान को छू रहे हैं। आज हर आदमी इस बात को लेकर के दुखी और परेशान है। हम अपनी पार्टी की तरफ से केंद्र की सरकार को लिखेंगे, कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम किए जाएं। लेकिन कम करने की बजाय आज एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है। जब इसके क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन आज तो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो बहुत कम हो गया। और जब रेट बढ़ रहा था तो अंबानी के जो आपकी वो रिफाइनरी है, वो रिलायंस की जो रिफाइनरी है, वो भी एक रुइया की जो थी, वो भी दोनों ने पहले पेट्रोल पंप लगाए थे, पेट्रोल पंप फिर बंद कर दिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन दोनों ने नए सिरे से अपने पेट्रोल पंप चालू कर दिए। वो चालू इसलिए हो गए कि आज क्रूड ऑयल की कीमत तो कम है, और जो पेट्रोल और डीजल बाजार में बेचा जाता है रिफाइन करके उसके दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। ये दाम वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं जो अंबानी की, अडानी की, रुइया की जो रिफाइनरीज हैं, उनको कैसे पैसा मिले, उनको कैसा फ़ायदा हो, इसके लिए आम आदमी पे आज पेट्रोल और डीजल की मार है। इसके लिए हम मांग करेंगे कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम जो है क्रूड ऑयल के हिसाब से, जो रेट क्रूड ऑयल का है और रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद जो रेट बढ़े उस रेट से उसका पैसा लोगों से लिया जाए। अगर इसको GST के दायरे में ले आते तो फिर 100% आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं। हम 57% टैक्स के रूप में पैसा देते हैं पेट्रोल और डीजल पे, जबकि अगर GST में आएगा तो इस पर 28% लगेगा। इसको GST से इसीलिए बाहर रख दिया कि अपने चाहते लोगों को लाभ मिले। और एक्साइज ड्यूटी भी जो है वो भी बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, वहाँ जो भी आज रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है उनके दाम भी लगातार बढ़ गए। उन पे भी कोई अंकुश नहीं है। किसान के खेत में होने वाली फसल के दाम कम कर दिए, और किसान के खेत में होने वाली दालें जो हैं
जब बाजार में बेचने जाता है तब तो उसको समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। आज की तारीख में ताज़ा उदाहरण है, बाजरे की फसल जो है बाजार में आ गई और 1425 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का है। आज किसान जब बाजरा बाजार में बेचने जाता है तो उसको खुले में बेचने पे मजबूर होना पड़ता है। सरकार ने खरीद शुरू नहीं की। 1100 रुपये क्विंटल आज उसको बाजार के अंदर फेंक करके आना पड़ता है। 325 रुपये क्विंटल के किसान को आज कम मिल रहे हैं। और जिस दिन ये सारा बिक जाएगा, जमाखोर किस्म के जो लोग हैं वो सरकार के साथ मिलकर के फिर इसके जेब फार्म सरकार से काटेंगे और उस 325 रुपये को भी कहाँ सरकार में बैठे लोग और ये जमाखोर आपस में बांटने का काम करें। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अपने आप में मुद्दा है कि किस तरह से किसान को लूटा जा रहा है और किस तरह से उस पैसे को फिर आपस में बांट लिया जाता है। इसी तरीके से जहाँ इन सब चीज़ों के दाम बढ़े, वहीं आज की तारीख के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को लेकर ऐसे हालात हैं कि हर आदमी आज भयभीत है। इस सरकार में सत्ता में आने के बाद, भाजपा के बाद 3 वर्ष के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिन तीनों में सरकार टोटल फेल हुई। पहली घटना थी बाबा रामपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की, और उसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल रही। दूसरी जो घटना थी जाट आरक्षण आंदोलन की थी, जो अगर 19 तारीख को, फिर मैं वो बात दोहरा रहा हूँ आपके साथ, कि 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक के अंदर मुख्यमंत्री अगर ये कह देता कि हम इसी सेशन में इन 5 जातियों को आरक्षण में शामिल कर लेंगे, तो फिर ये घटना नहीं होती। फिर ना 30-31 इनोसेंट बच्चे मरते और ना ही प्रदेश के हालात खराब होते, ना सरकार का फेलियर नजर आता और ना ही हजारों करोड़ की संपत्ति जलती। तीसरा उदाहरण आपके सामने पिछली 25 तारीख है। 25 अगस्त को जो घटना घटी उसके लिए भी पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। कोर्ट बारी बारी आदेश कर रही थी, कह रही थी, खुल्लम खुला कह रही थी कि जो लोग आज पंचकुला में इकट्ठा हो रहे हैं, धारा 144 लगा करके इनको यहाँ से बाहर किया जाए। लेकिन सरकार में बैठे मंत्रियों ने आप लोगों के माध्यम से मैसेज दिया कि आने वाले लोग जो हैं वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका ठहरने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। उसी का नतीजा हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से सारे देश की प्रेस को, सारे सामाजिक संगठनों को, सारी जुडिशरी को, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल्स को और सारे पॉलिटिकल पार्टी को इस बात की डिमांड करनी पड़ी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और उसके बाद की जो और घटनाएं हैं वो और ज़्यादा भयानक है। रैना जो स्कूल था उसके अंदर जो घटना घटी, जिस तरह से एक 7 साल के मासूम बच्चे को मार दिया गया, उसकी गर्दन काट करके, मतलब किस क्रूरता के साथ उसको मारा गया। उसमें भी सरकार ने स्कूल के मालिकों को बचाने के अब तक प्रयास कर रही है। आज भी उनकी कोशिश है कि जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनको बचा लिया जाए। मुख्यमंत्री जाके मिलता है कितने दिन बाद मुख्यमंत्री जो है उनके परिवार में जाकर के सांत्वना देता है, कहता है कि मैं इस केस को सीबीआई को सौंप रहा हूँ। वो तो अगर गुड़गांव के अंदर इनकी वो डिजिटल हरियाणा ना होता और उसका कार्यक्रम ना बना होता तो शायद मुख्यमंत्री को इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि मुझे किसी के घर तक जाके भी आना, मेरी कोई जिम्मेवारी भी बनती है। उसके बाद जो और घटनाएं भी घटी हैं, एक अकेले रैना स्कूल वाली नहीं है, उसके बाद सोनीपत में फिर 17 सितंबर को इसी तरह से 17 सितंबर क्या 12 को हिसार के अंदर एक कैफ़े में छात्रा को दिन दिहाड़े चाकुओं से गोंद करके मार दिया। अब पिछले 17 तारीख को फरीदाबाद के एक गांव के अंदर एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सारी चीज़ें तब है जब लोगों के अंदर सरकार का कोई विश्वास नहीं रहा।
लोगों में कोई अपराधी किस्म के लोग हैं, उनमें कहीं सरकार का भय नहीं है। उसकी वजह से अपराध करने वाले को बिल्कुल ही कोई डर नहीं है। और फरीदाबाद में भी जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है उनको भी सरकार बचाने में लगी हुई है, उनकी भी पैरवी कर रही है। मेरे अपने हल्के में अब मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आया था। जो नशा पंजाब में बढ़ा हुआ था, जिसके लिए एक फिल्म तक बनी उड़ता पंजाब के नाम से, आज मुझे लगता है कि अगली फिल्म हरियाणा में भी इस तरह की बनानी पड़ेगी, उड़ता हरियाणा। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब गया, मुझे हर गांव में लोगों की तरफ से एक शिकायत मिली कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर स्मैक की स्मगलिंग करके लोग लाके बच्चों को देते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर 8-8, 10-10 बच्चे स्मैक की लत में नहीं है। दड़बा जो गांव है, उस गांव के अंदर तो 3 लड़कियां भी स्मैक का सेवन करती हैं। वहाँ तो मुझे ये यहाँ तक भी कहा लोगों ने कि हमारे गांव की तो लड़कियों को भी इस पेशे में लगा दिया, और ये करने वाला कोई और नहीं है, इन्हीं के पार्टी के लोग, जिन्होंने पिछले दिनों एक व्यक्ति की घर में घुस करके लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। अब तक वो हत्यारे पकड़े नहीं गए। वही लोग, एक गैंग बना हुआ है पूरा। उस गैंग ने स्मैक की स्मगलिंग वहाँ पे शुरू कर रखी। मैंने एसपी के नोटिस में लेकर के आया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव के अंदर स्मैक की डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी करने वाले कोई और लोग नहीं है। जिन्होंने पिछले दिनों एक आदमी की हत्या करी थी, वही 14-15 लोग जिनका सरगना इन्हीं की पार्टी का वहाँ से चुनाव लड़ने वाला था, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, पवन बेनीवाल जी। उसके जो साथ रहने वाले लोग हैं, वो इस सारी चीज़ को बाज़ार में बेचते हैं, गांव में ला करके बेचते हैं। मैंने नाम भी बताया कि फला आदमी के पास पहली डिलीवरी होती है और वो फिर आगे जा करके डिलीवर करता है। मतलब नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे भी आज कोई अंकुश नहीं है। ये केवल कानून व्यवस्था को लेकर के है कि कानून व्यवस्था की हालात जब काबू ना रहे और लोगों को किसी किस्म का डर और भय ना रहे, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। आज अगर हत्या के केसों की बात करेंगे, डकैती की बात करेंगे, अपहरण की बात करेंगे, तो कोई दिन ऐसा नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस दिन हर घंटे में, मतलब हर एक दिन में 3 हत्याएं होती हैं। 3 से ज़्यादा हर रोज़ बलात्कार होते हैं। हर 10 घंटे में एक अपहरण की घटना घटती है। फिरौती की घटनाओं का तो कोई सीमाएं नहीं है, सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। फिरौती के लिए तो मेरे ख्याल हर रोज़ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ोन आता रहता है। इवन हमारे 2 कैंडिडेट जो नगर परिषद में, नगर निगम में चुनाव गुड़गांव में लड़ रहे थे, उनको भी टेलीफोन करके उनसे 10-10 लाख रुपए फिरौती मांगी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। उनकी सुरक्षा में किसी को लगाने के बजाय जिन लोगों ने धमकियां दी उनको बचाने का काम शुरू कर दिया। उसमें भी कोई और शामिल नहीं है। एक भाजपा का इन्हीं का लोकल नेता है जो इसमें शामिल है, जिसका नाम उन्होंने दे भी दिया था, अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो प्रदेश में आज जंगल का राज है, और अगर ऐसे हालात प्रदेश के रहे तो फिर ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इस सारे के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले तो ये बुलाते हैं, पहले निमंत्रण देते हैं, फिर उनको मारते हैं, और फिर मार करके उनके परिवारों से कैसे सहानुभूति मिले, कैसे ये मैसेज जाए कि हम तो आज भी आपके साथ हैं। फिर इस तरह की मांग करते हैं कि मुआवजा दिया जाए। जो लोग जिनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए नहीं, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। जिस हनीप्रीत को लेकर के आज रेड कॉर्नर इश्यूज किए जाते हैं, आज नेपाल में जाकर के अनाउंसमेंट्स कराई जाती है, टेलीविज़न और रेडियो पे ऐड दिखाई जाती है,
उस हनीप्रीत को मेहमान की तरह हेलीकॉप्टर में बिठा करके ये लेके गए थे सुनारिया जेल तक, और सुनारिया जेल से फिर जहाँ उसने कहा रोहतक में किसी के घर तक, वहाँ पुलिस ने आगे पीछे गाड़ियाँ लगा करके ले जा करके छोड़ने का काम किया। आज की तारीख में भी 100% पुलिस प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं है। केवल अखबारों में ये बात कह करके लोगों में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। जिस तरीके से उस डेरे में से सारा सामान निकाल दिया गया, 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये लोग अपना आसान उतार रहे हैं। जो भाजपा को वोट दिलवाया गया था उस वक्त में, ये अब उसका आसान उतारने में लगे। इनका बस तो चले तो ये बाबा को जेल से निकाल करके किसी रेस्ट हाउस में ले जाए, लेकिन कोर्ट जो है, जिस ढंग से कोर्ट ने सख्ती के साथ मुख्यमंत्री को यहाँ तक भी कहा, अगर गैरत हो तो मुख्यमंत्री को पद उसी टाइम छोड़ देना चाहिए था, जब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री तो केवल वोट की बात करता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री का कोई सरोकार नहीं है, तो फिर सरकार कहाँ रहेगी। और इस सरकार को तो आप मेरे से सवाल कर रहे हो, पूछ रहे हो, आप सबने खड़े होकर के डिमांड नहीं करी थी कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। अब आप उसी मुख्यमंत्री की बात जो है लोगों को दिखा रहे हो, उसके मंत्रिमंडल के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। उनसे तो आपको एक ही बात कहनी चाहिए कि हमने तो डिमांड करी थी कि आप लोग जाओ। हम जब तक डेरे में जाते थे, जब तक वहाँ पे राजनीतिक विंग नहीं बने थे। जिस दिन राजनीतिक विंग बन गया था, हमारा उसी दिन से जाना आना बंद हो गया था। ना हमने कभी समर्थन मांगा और ना हम कभी समर्थन मांगने गए। इनसे पहले के जो गुरु थे उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। ये भी जब गुरु बड़े पहली दफ़ा, तब इनसे भी संबंध अच्छे थे, लेकिन जब राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़नी शुरू होगी तो उसके बाद हमने इनसे कोई संबंध नहीं रखा। और ये कोई साबित भी नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग और भाजपा के लोग तो वहाँ नाक रगड़ते बहुत दफ़ा देखे होंगे आपने, लेकिन हमारी कोई तस्वीर एक भी अगर आप ला करके दिखाओगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे कि हमने जा करके वोट के लिए नाक रगड़ा कभी, ना वोट के लिए रगड़ा, ना वैसे रगड़ा कभी। जो आप कह रहे हो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, ये तीनों चारों चीज़ें हम लेकर के लोकायुक्त में कंप्लेंट करेंगे। हमने काफ़ी लोगों को निमंत्रण दिया है। हर साल हम निमंत्रण देते हैं, हर साल नेताओं की सहमति आती है। मैं तो पिछले कई दिनों से कार्यक्रमों में व्यस्त था। अब जाकर के दिल्ली इस बात का पता करूंगा कि कौन कौन से नेताओं की कंसंट आई है। मान के चलो, चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे लोग आकर के उनको नमन करते हैं। और आज के जो राजनीतिक हालात इस देश के हैं, मुझे लगता है सारे राजनेता अपनी अपनी जगह पे व्यस्त हैं। सबको चुनाव नज़र आ रहा है लोकसभा का। कई स्टेटों के अंदर विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सर पे खड़े हैं। कई स्टेटों में राजनीतिक हालात इस किस्म के हैं कि लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए आपस में। हमने निमंत्रण दिया है, जो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। और कोई नहीं आ पाएगा, अगर कोई अपना संदेश भेजेगा तो वो लोगों को पढ़ करके सुनाएंगे। आपने भाजपा के किसी लीडर को भी आमंत्रित किया है? भाजपा के नेताओं को भी आमंत्रित किया है रैली में? किस लिए? रैली में आप थोड़ी देर में पूछ लोगे कांग्रेस वालों को भी किया है? बीजेपी वालों को नहीं, मैं पूछूँ थोड़ी देर में आप कह दोगे उनको भी किया है। मैं कम्युनिस्टों को बुला सकता हूँ, मैं जनता दल परिवार से जुड़े हुए लोगों को बुला सकता हूँ। हमने भाजपा के नेताओं को तब तक खूब निमंत्रण दिए थे जब तक वो हमारे सहयोगी थे। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में अगर किसी भाजपा के नेता को हम बुलाएंगे तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर से, कि किस तरह से आज इस प्रदेश को बर्बाद करने में भाजपा लगी हुई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी उसके साथ खड़ी हुई। तो कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को आप रोज़ देखते हो, कहीं किसी के डेथ पे इकट्ठे होकर के गुपचुप वार्ता करते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर के चरणों में कोई चला जाता है, कोई सोनिया जी की गोद में जा कर के बैठ जाता है। अब फिर कोई 2 दिन पहले नहीं आया था, तिलियार में बैठ करके इकट्ठी चाय पी। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं जो मीटिंग हुई है कोटा जी की? ये भगदड़ है,
ये सस्सोपंज में है कि हमारा बनेगा कि ये चिंतित हैं बेचारे। इनको अब कहीं भरोसा विश्वास नहीं है। अब ये अपनी राजनीतिक जगह तलाश कर रहे हैं। ये कोई अच्छा सा आश्वासन मेरी तरफ से आप दे दो तो ये शायद मेरे पास भी आ जाए चल के। आपने कुछ दिन पहले का कितना बड़ा आरोप लगाया मैंने, आप सीडी जारी करने खुला आरोप लगाया। सीडी जारी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। आप इतनी जल्दी क्यों करो? कोई आप भी बना के दो एक आधी। मुझे पहले कई आप जैसे साथियों से मिली थी। आओ आपको भोजन करवाते हैं। पंचायत विभाग ने तो ये कहा है कि 1 जनवरी 2018 के बाद, वो तो आज की तारीख में भी लग रही है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि उसके बाद घटिया नहीं लगेगी, उससे पहले जो मर्जी लगे, उससे पहले सारा घटिया माल लगा देंगे। मतलब 2018 से पहले सारा माल जेब में डाल लें। मलिक साहब आदेश भी देखो ना कैसे कैसे है। भोजन का निमंत्रण है आपको 25 तारीख का निमंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 वीक का टाइम दिया है और हम भी 6 वीक का समय देखेंगे कि 6 वीक के अंदर फिर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से इसको दोबारा से टालने की कोशिश की जाती है या इस नहर को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने केंद्र की सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाता है। अगर आश्वासन नहीं मिलेगा, हम 25 तारीख को इसके लिए बड़े आंदोलन के ऐलान भी करेंगे और 6 वीक जब तक समाप्त होंगे तब तक लोगों में जा कर के जन जागरण करेंगे और फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमारी नहर बन कर के नहीं आ जाएगी। एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, लोग मैनिफेस्टो में लिखते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 24 घंटे बिजली देंगे, नहर का पानी देंगे, अनेक वायदे करते हैं। जैसे बीजेपी ने बहुत लंबे चौड़े वायदे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक वायदा आपसे करता हूँ, अगले चुनाव से पहले नहर की खुदाई का काम शुरू करा देंगे, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हर हालत में नहर की खुदाई का केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करके उस नहर का निर्माण शुरू करे।